हेलो एवरीवन, स्टडी स्कूल लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 क्लास की बुक। चैप्टर का नाम है संवाद। संवाद होता क्या है, पहले हम हेडिंग जान लेते हैं। संवाद का मतलब, ठीक है। संवाद क्या है? संवाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है हर क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में, कि संवाद क्या है या संवाद का अर्थ क्या है या संवाद होता क्या है। तो आपको यह लिखना है कि संवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती है। दो से ज़्यादा स्तर की सरकार होती है। ओके बच्चों, संवाद का अर्थ हमने समझ लिया है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ संवाद का क्या अर्थ है। संवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्तर की सरकार होती है। ओके, अगर एग्ज़ाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, ये और ये बच्चों, ये हर एग्ज़ाम में संवाद की डेफिनेशन आती है, आपको ये याद रखना है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। पिछले अध्ययन में बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे, किनके? केंद्र सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था। ये अधिकार प्रांतीय। अब प्रांतीय का अर्थ क्या है? राज्य। ओके बच्चों, प्रांतीय जहाँ पर भी आएगा आप समझ जाना राज्य की बात किया है। राज्य सरकार को दिए गए थे। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी। ओके, अपनी भूमिका थी, पर क्या था कि सरकार तो थी पर उनको फैसला लेने की इजाज़त नहीं थी, वो केंद्र के अधीन थे। तब भी उनकी अपनी भूमिकाएं थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए। संवैधानिक अधिकार किसको? राज्य को दिया गया। ठीक है, इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकमात्र शासन की जगह संघीय व्यवस्था शासन अपना ली। ओके बच्चों, श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकमात्र शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। ऊपर देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था। ओके बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, जो कि एग्जाम में 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। संघीय शासन व्यवस्था या एकात्मक शासन व्यवस्था, या दोनों में अंतर बताइए। ओके, या दोनों को समझाइए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो, आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकार होती है। ओके, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो आप, इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विश्व में होता है। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकार होती है। ओके, तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, जो शासन के दिन दिन कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। ओके बच्चों, एकात्मक शासन व्यवस्था इसके ठीक उल्टा है। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था शासन का एक ही स्तर होता है। पहला पॉइंट ये है, एकात्मक शासन व्यवस्था इसके कितने स्तर होते हैं? एक ही होते हैं, और बाकी इकाई इसकी अधीन होकर काम करती है। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। मतलब कि जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सरकार को आदेश दे सकती है इसमें। ओके, आगे देखते हैं, नीचे पढ़ते हैं। यह मैप दे रखा है। ओके बच्चों, मैप में क्या बता रखा है? संघीय शासन व्यवस्था जो आप ये देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, रूस, भारत, दक्षिण दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, मतलब जो रेड मार्क का आपको निशान दिख रहा है, हर जगह रेड रेड दिख रहा है, वो क्या है? संघीय शासन व्यवस्था अपनाने वाली देश है। ओके, जिसमें 25 ही देश है जो संघीय शासन व्यवस्था अपनाती है। ओके, नीचे देखते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकार के पास अपनी शक्ति होती है और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेही नहीं होती।
ये दोनों ही सरकार अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेही होती है। आइए देखते हैं संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। पहली विशेषता क्या दे रखी है, यह सरकार दो या अधिक स्तर वाली सरकार होती है। दूसरा क्या है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने या प्रशासन की उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होता है, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। पॉइंट, संविधान में मौलिक प्रावधान को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकार की सहमति से ही होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ओके, बात यहाँ पर की गई है राज्य सरकार केंद्र सरकार की। पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं, विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय की भूमिका निभाती है। मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कुछ अनबन हो जाती है तो कौन, सर्वोच्च न्यायालय ये निर्णय लेती है। ओके, उनके विवाद को सुलझाती है। छठा पॉइंट क्या है यहाँ पर, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारें के लिए भी राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। सातवां पॉइंट, इस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है, देश की एकता की सुरक्षा करना, ओके, उसे बढ़ावा देना तथा उसके साथ क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। संघीय व्यवस्था के गठन का कामकाज के दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, विभिन्न स्तर की सरकारें के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होना चाहिए, इनको एक दूसरे को भरोसा होना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अपने एक दूसरे पर मतलब कि नियमित रूप से एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। ओके, नीचे देखते हैं, स्थापना के ऐतिहासिक संदर्भ में हुई संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होता है। पहला तरीका क्या है, दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना है। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करती है, अपने अलग अलग पहचान को भी बनाए रखती हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। ओके, यहाँ पर क्या होता है, आमतौर पर देखा जाता है कि प्रांत को समान अधिकार होता है और वह केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, देखते हैं दूसरा तरीका, बड़े देश द्वारा अपने आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, जैसे कि भारत, बेल्जियम, स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्य के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत में विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया। नीचे पढ़ते हैं, भारत में संघीय व्यवस्था। बच्चों मतलब हमने बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देश तो पढ़े ही थे हमने, पर ये बता रहे हैं कि अगर दोनों देशों में ऐसी बड़ी मुश्किलें आती हैं तो सोचिए, भारत जैसे एक विशाल मुल्क में भाषाएं अलग अलग है, धर्म अलग अलग है और क्षेत्र भी अलग अलग है, यहाँ कितनी मुश्किलें आती होगी। नीचे देखते हैं, संविधान से ही शुरुआत करें। मतलब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के कुछ समय बाद अनेक स्वतंत्रता रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत के राज्यों का संघ घोषित कर दिया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्ध पर हुआ है। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है, संघ सरकार या हम जिसे सरकार कहते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। भारत संघीय का प्रतिनिधित्व करता है। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया है। पहला कौन सा था, केंद्र सरकार, दूसरा कौन है, राज्य सरकार, तीसरा स्तर जोड़ा गया है पंचायत और नगर पालिका के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर जोड़ा गया है। किसी भी संघीय व्यवस्था की
तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्था के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार के 3 हिस्से में बांटा गया है। यह 3 सूची इस प्रकार है। पहला क्या है? संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय में पूरे देश के लिए इस मामलों में एक तरह की नीति की जरूरत है। संघ सूची में वर्तमान विश्व के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। पहला सूची। दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा सूची में राज्य सूची में पुलिस आती है, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व को विषय दिया है। राज्य सूची में वर्णित विश्व के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तीसरे सूची में क्या दे रखा है? समावर्ती सूची में शिक्षा दे रखा है, वन दे रखा है, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तरदायी जैसे विषय है जो केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी में आती है। ओके, ये सूची हमें 3 सूची है, समझ में आ गया? ओके, नीचे देखते हैं। इन विश्व में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए कानून ही मान्यता होती है। नीचे देखते हैं। भारत संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम। इन्हें क्या है? विशेष अधिकार प्राप्त है। सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोग, उनकी संस्कृति, सरकार सेवाओं और अधिमान्य रोजगार की भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। भारत संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है, जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ओके बच्चों, मतलब कि जो ये चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, हम जो हमारी राजधानी दिल्ली है, ठीक है, ये बहुत छोटी कोटि में आते हैं, जिनको क्या है, ये क्षेत्र वाले अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। इनको क्या है? केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किनके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ओके, नीचे देखते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकार के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ओके, देखते हैं नीचे। ऐसे किसी भी बदलाव से पहले क्या होता है? संसद में 2/3 क्या मंजूरी लेना आवश्यक है। कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं के उसे मंजूर करवाना होता है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। ओके, नीचे देखते हैं। यहाँ क्या दे रखा है? संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। अब आते हैं, पढ़ते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान पर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता मुख्य श्रेय यहाँ के लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित होता है। ओके, अब नीचे देखते हैं। भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांत का गठन हमारे देश के लोकतांत्रिक
राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। क्यों? क्योंकि क्या था, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं थी, विभिन्न धर्म थे, हिंदू मुस्लिम भाषाएं विभिन्न प्रकार की थी। तो सबको एक कठिन परीक्षा थी यह, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबको एकजुट करना था। ओके। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बने गए। कई प्रांत की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। ओके। नए राज्य को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि किसके आधार पर हुआ? संस्कृति, भूगोल अथवा जातियों के आधार पर हुए। ओके। विभिन्नताओं की रेखांकित करने और उनके आदर देने के लिए भी किया गया है। इसमें कैसे नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। ओके बच्चों, जब एक भाषा के आधार पर राज्य के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट ना जाए। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्य का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कई ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। ओके, नीचे देखते हैं। भाषा नीति। भाषा के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। अब क्या हुआ, भारत में भाषा को लेके क्या हुई, मुद्दा उठा भारत भाषा को लेके, क्या कि हमें राष्ट्रभाषा किसको बनाना चाहिए। इस पे भी कई राज्य अपने अपने तर्क देने लग गए कि हाँ, अगर हमने हिंदी को राष्ट्र का दर्जा दे दिया तो बहुत लोगों को क्या आता था, हिंदी भाषा नहीं आती थी। ओके, मतलब 40% लोग ही हिंदी भाषा मातृभाषा जानते हैं। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। ओके, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इसमें से किसी भी भाषा के परीक्षा दे सकता था, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्य की भी अपनी राजभाषा है। राज्य का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उल्टा हमारे देश नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए। पर क्या हुआ, गैर हिंदी भाषा प्रदेश ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान में अंग्रेजी भाषाएं अभिजन को लाभ पहुंचाएगा। राज्य भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार ने नीति बनाई हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों को हिंदी का थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं। ओके बच्चों, हम यहाँ क्या दे रखा है, गठबंधन सरकार। गठबंधन किसे कहते हैं? ओके, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो हमें क्या यही लिखना है, एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टी द्वारा साथ मिलाकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं।
ओके बच्चों, ऊपर देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध मतलब क्या है? केंद्र और राज्य के आपसी संबंध। ओके, केंद्र राज्य संबंध में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संवाद किस तरह का मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसे रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासन दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसार करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार ने स्वतः संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकार की अनदेखी करने की कोशिश की। 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल गई थी। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दल का उदय हुआ। यही दौर केंद्र गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टी का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता की साझेदारी और राज्य सरकार की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति अपनाई। ओके, समझ में आ गई बच्चों? नीचे देखते हैं, यहाँ कार्टून दे रखा है। कार्टून बहुत दिलचस्प बात बताता है। यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ राज्य की शक्ति है। ओके, यहाँ देख रहे हो आप, राज्य की शक्तियाँ हैं। ये इंदिरा गांधी जी हैं जो कि अलग अलग राज्य के नेता, ओके, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया। तो यहाँ पर क्या कटोरा लेके क्या मांग रहे हैं? राज्यों की शक्तियाँ मांग रहे हैं। ठीक है, उस समय जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, ओके, सेंट्रल में भी इंदिरा गांधी की सरकार थी और स्टेट में भी, तो क्या था, राज्य को इंदिरा गांधी की बात माननी पड़ती थी। उन जो राज्य सरकार थे वो अपना कुछ काम भी करते थे, ठीक है, तो वो स्टेट सरकार से पूछ के कार्य करते थे, मतलब केंद्र सरकार से पूछ के कार्य करते थे। नीचे देखते हैं, यहाँ पर भी क्या है, गठबंधन सरकार। यहाँ क्या बता रखा है गठबंधन सरकार की? अब यहाँ पर पार्टियां है, पत्ती, साइकिल, चश्मा। ओके, मतलब कि ये गद्दी पे बैठे हैं गठबंधन सरकार की तरह। ठीक है, यह अंकित दोनों कार्टून के केंद्र और राज्य के बीच का संबंध दिखाता है। ओके, दोनों, क्या राज्य को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि हमें कुछ शक्तियाँ दे। किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल काफ़ी दलों को कैसे संतुष्ट रखेगा। ओके, नीचे देखते हैं, भारत की भाषाई विविधता थोड़ा पढ़ लेते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होता है कि जनगणना में लोगों को 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसे ही दूसरे भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसे समूहबद्ध के बाद में जनगणना 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई हैं। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा गया है। यहाँ देखते हैं भारत की अनुसूचित भाषा, ठीक है, कौन कौन सी है। भाषा बोलने वाले परसेंटेज, ओके, असमिया 1.26% बोलते हैं, बंगाल 8% लोग बोलते हैं 8.03, बोडो 0.12, ओके। इसी तरह यहाँ गुजराती, हिंदी हिंदी 43.63 दे रखा है, कश्मीरी, मैथिली ऐसे ऐसे दे रखा है, ठीक है। उर्दू 4.19 दे रखा है। मतलब कि इनके क्या दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है कि भारत में इतने प्रतिशत लोग ये भाषा बोलते हैं। ओके, नीचे देखते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है केंद्र से हटाना। इसका अर्थ हो संघीय सरकार 2 या अधिक स्तर वाली होती है। हमने अपने देश में 2 स्तरीय वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता।
भारत में प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देश से भी बड़ा है। ओके, भारत क्या है, भारत के प्रांत मतलब भारत के राज्य जो है यूरोप के स्वतंत्र देश से भी बड़ा है। जितना यूरोप है ना उतना हमारा क्या है, प्रांत है मतलब राज्य। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश किससे बड़ा है, रूस से। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता का बंटवारा जरूरी है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तर पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत की सत्ता विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है। इसके फलस्वरूप 3 स्तर की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय शासन कहलाता है। विकेंद्रित के पीछे बुनियादी सोच यह है कि जो तीसरा स्तर होता है ना, मतलब कि जो स्थानीय लोग ही बढ़िया ढंग से समझते हैं, इसलिए तीसरा स्तर होना जरूरी है, जो कि पंचायत राज व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, छोटा छोटा मुद्दा जो होता है गांव में या कहीं कहीं क्या होता है कस्बों में, तो वहाँ के लोग ही आपस में निपटारा करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ये विषय है कि तीसरा स्तर जो है वहाँ के स्थानीय लोग ही बढ़िया ढंग से निपटारा कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं, विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की कोशिश की गई है। ओके, सत्ता राज्य में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, शहर में नगर पालिका की स्थापना की गई है, पर इन्हें राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण पर रखा गया है। इन स्थानीय सरकार के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते हैं। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन। इस प्रकार प्रभावित ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावित बनाया गया था। पहला पॉइंट देख लेते हैं। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराए संवैधानिक बाध्य है। दूसरा क्या है, निर्वाचित स्वशासी निकाय के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पद से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े जाति के लिए सीट आरक्षित रखते हैं। तीसरा कदम क्या उठाया था, कम से कम 1/3 पर महिलाओं के लिए आरक्षित होना जरूरी है सीट। चौथा पॉइंट क्या है, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाना जरूरी है। ओके, चौथा पॉइंट क्या था, राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकार का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ेगा। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग होती है। ओके बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको ध्यान से पढ़ना है और ना समझ में आए तो इसको दोबारा पढ़ना है। ओके, गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। ओके, प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, सदस्य को वार्ड से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। पंच किन्हें कहा, कैसे चुनते हैं, सदस्य को वार्ड से चुना जाता है और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यहाँ पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इस ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। ओके बच्चों, समझ में आ गया? आगे पढ़ते हैं। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति का गठन
होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तर पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्य का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले को भी सभी पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद का गठन करते हैं। अब जिला परिषद अधिकांश सदस्य का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले को लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर के संस्थाओं कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीति प्रधान होता है। नीचे देखते हैं। स्थानीय शासन वाली संस्था शहरों में भी काम करती है। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीति प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे प्रधानकारी को मेयर कहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको हर चैप्टर की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।